नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं अपने भूगोल विषय का चौथा अध्याय जिसका नाम है कृषि। अभी तक हम इसके दो भाग समझ चुके हैं। आज के तीसरे भाग में हम प्रमुख रूप से कुछ और फसलों के बारे में देखेंगे जो कि खाद्यान्न के अतिरिक्त वाली फसलें हैं। दूसरे भाग में हमने कुछ खाद्यान्न फसलें जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और कुछ दालों के बारे में पढ़ा था। तो आज के सेशन में हम इन फसलों के अलावा, इन खाद्यान्न फसलों के अलावा बाकी फसलों के बारे में जो कि खाने के काम में ही आती है उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, अलग अलग बागवानी फसलें जिसमें प्रमुख रूप से फल और सब्जियां आती है उनके बारे में कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। तो आज के इस भाग में जो भी बातें हम करेंगे, जो भी बातें हम पढ़ेंगे, उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होगी, हम समझ पाएंगे कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों के अलावा बाकी खाद्य फसलों का कितना ज्यादा महत्व है। बाकी ये जो फसलें हैं, गन्ना, चाय, कॉफी, अलग अलग तिलहन फसलें, अलग अलग बागवानी फसलें, इनका भारतीय कृषि में क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं कुछ दूसरी प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में पढ़ना, जिसमें हमें प्रमुख रूप से गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी और कुछ प्रमुख बागवानी फसलें जिसमें फल और सब्जियां आती है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं हम भारत की एक प्रमुख फसल गन्ना के बारे में। भारत गन्ना के उत्पादन में विश्व के कुछ प्रमुख देशों में स्थान रखता है। हाँ, नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 पे तो ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक इंपॉर्टेंट देश है, उसका नाम आता है। हम गन्ने के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कौन से राज्य में उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए इसको? जलवायु इसको उष्ण और उपोष्ण चाहिए, मतलब गर्म जलवायु चाहिए या गर्म से थोड़ी सी कम वाली जलवायु चाहिए। हाँ, पानी की मात्रा इसको बहुत ज्यादा चाहिए। भारत में सिंचाई के रूप में सबसे ज्यादा पानी गन्ना और चावल, इन दो फसलों को दिया जाता है। मिट्टी, ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। गन्ने से गन्ना रस बनाया जाता है जो कि हम गर्मियों में बड़े मजे से पीते हैं। फिर इसी गन्ना रस से गुड़ बनाया जाता है, केमिकल मिलाकर इसे चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा खांडसारी बनाई जाती है और भी कुछ और उत्पाद बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग उद्योगों में काम आते हैं। तो भारत गन्ना के मामले में एक प्रमुख देश है। तो ये कैसी जलवायु में उगता है? ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी मात्रा में उगता है। इसके लिए गर्म के साथ साथ आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, मतलब नमी होनी चाहिए, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तापमान की यदि बात की जाए तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए, और बारिश की बात की जाए तो 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। हाँ, जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है वहां पर सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई मतलब कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना, तो जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी खासी नहीं होती है वहां पर सिंचाई के माध्यम से गन्ना को पानी दिया जाता है। मिट्टी कैसी चाहिए? ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी में आराम से उग सकता है, लेकिन इसमें श्रम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे श्रमिक चाहिए, बहुत सारे कृषि श्रमिक चाहिए जो कि सस्ते और कुशल होने चाहिए। अच्छा, भारत की बात की जाए कि गन्ने के उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है गन्ने के उत्पादन में पूरे विश्व में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राजील देश, यहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने से क्या क्या चीजें बनाई जाती है? सबसे पहले गन्ना रस निकाला जाएगा, उससे गुड़ बनाया जाएगा, खांडसारी भी बनाई जाएगी, फिर उसमें केमिकल मिलाकर उससे चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा इसका बचा कुचा हिस्सा से सीरा भी बनाया जाता है। ये सीरा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में और दूसरे अलग अलग उद्योगों में बड़ी मात्रा में काम में आता है। प्रमुख रूप से भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। तो पूछा जाए कि भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु भी गन्ने के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ तिलहन की फसलों को। तिलहन मतलब वो बीज जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कि प्रमुख रूप से मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया,
अरंडी हो गया, सोयाबीन हो गया, नारियल हो गया, ये प्रमुख तिलहन की फसलें हैं। इनसे तेल निकाला जाता है। भारत में जितना भी बोया गया क्षेत्र है, मतलब जिस क्षेत्र पर हम फसल लेते हैं, खेती करते हैं, उसमें से लगभग 12% हिस्से पर इन तिलहनों की फसलें ही लगाई जाती है। और उसमें प्रमुख रूप से मूंगफली, जितना भी तिलहन का उत्पादन होता है उसका आधा प्रतिशत यानी कि लगभग 50% हिस्सा जो है वो अकेले मूंगफली का है। मूंगफली के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। इसके अलावा मूंगफली का उत्पादन राजस्थान और तमिलनाडु में भी बड़ी मात्रा में होता है। अच्छा, इन तेल का इस्तेमाल क्या किया जाता है? भाई, तेल को हम खाना पकाने में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अलग अलग उद्योगों में, जैसे कि साबुन बनाने के उद्योगों में, सौंदर्य प्रसाधन इन उद्योगों में, उबटन बनाने के उद्योगों में इन तिलहनों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। तो तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 12% भाग पर ये अलग अलग तिलहन की फसलें लगाई जाती है। इसमें से जो अधिकांश तिलहन है वो खाद्य है, मतलब खाने के काम में लाया जाता है और इनको हम खाना पकाने में उपयोग करते हैं। और बहुत सारे तेल का उपयोग लगभग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे कि साबुन बनाने के उद्योग में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के उद्योग में, उबटन बनाने के उद्योग में बड़ी मात्रा में अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं 2018 में मूंगफली उत्पादन की। तो पूरे विश्व में भारत मूंगफली उत्पादन में 2018 में दूसरे नंबर पे था। तो पहले नंबर पे कौन था? अपना पड़ोसी देश चीन। इसी प्रकार 2018 में हम तोरिया का उत्पादन देखें, एक प्रकार की सरसों की ही फसल होती है। तो भारत 2018 में तोरिया के उत्पादन में तीसरे नंबर पे था। कनाडा और चीन ये टॉप 2 पोजीशन पे थे, सबसे ऊपरी 2 पोजीशन पर थे। देखते हैं भारत की सबसे प्रमुख तिलहन फसलें मूंगफली के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी तिलहन की फसलें बोई जाती है उसका आधा भाग यानी कि लगभग 50% हिस्सा जो है वो मूंगफली का होता है। इतनी मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है। हमने देखा भी था कि ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल मतलब कि ये जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाएगा, मतलब ये मानसून के समय की फसल है। मूंगफली के मामले में पूरे भारत में गुजरात नंबर 1 पे, इसके अलावा राजस्थान और तमिलनाडु भी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो मूंगफली खरीफ की फसल है। देश में जितने भी मुख्य तिलहनों का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले मूंगफली नामक फसल का है, मूंगफली नामक तिलहन का है। सबसे ज्यादा गुजरात उत्पादन करता है मूंगफली का। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु ये भी मूंगफली उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है अलसी और सरसों। ये रबी की फसल है। हमने देखा था रबी की फसल जो कि प्रमुख रूप से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोई जाती है और अगले साल मार्च, अप्रैल, मई इस समय काटी जाती है, जिसमें गेहूं एक प्रमुख फसल आती है। तो उसी समय सरसों की फसल भी लगाई जाती है, उसी समय अलसी की फसल भी लगाई जाती है। ये रबी की फसल है। इसी प्रकार तिल एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण तिलहन की फसल है। ये उत्तरी भारत में तो खरीफ के रूप में, जबकि दक्षिण भारत में रबी फसल में लगाई जाती है। तो उत्तरी भारत में ये अलग फसल ऋतु में आएगी, जबकि दक्षिण भारत में, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर ये अलग फसल ऋतु में आएगी। इसके अलावा अरंडी ये भी एक प्रमुख तिलहन फसल है। ये रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाती है। बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है अपने त्वचा के लिए और अपने बालों के लिए। खाने में भी बड़ी मात्रा में अरंडी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फसल है चाय। भारत चाय के उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है। चाय जो है वो प्रमुख रूप से अंग्रेजों के समय में बड़ी स्तर पर भारत में की जाने लगी, लेकिन वर्तमान में अधिकतर लगभग सभी चाय के बागानों के मालिक जो है वो भारतीय है। चाय एक प्रकार की रोपण फसल है। मतलब रोपण फसल का मतलब होता है कि बड़े बड़े खेत होंगे जिसे हम बागान कहते हैं। इसमें साल दर साल एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है। मतलब चाय की फसल लगा रहे हो तो चाय की फसल लगाई जाएगी साल दर साल, कॉफी की लगा रहे हो तो कॉफी की लगाई जाएगी, रबड़ की लगा रहे हो तो रबड़ की ही फसल लगाई जाएगी। तो इसमें बड़े बड़े खेत होंगे, बड़े बड़े बागान होते हैं। इसमें साल दर साल एक प्रकार की फसल लगाई जाती है। बहुत ज्यादा
इसमें कुशल और सस्ते श्रमिक काम करते हैं और पूरे प्रोसेस का ध्यान रखने के लिए और श्रमिकों का प्रबंधन करने के लिए यहाँ पर मैनेजर भी होते हैं। बहुत ज्यादा पूंजी लगती है। एक तरीके से उद्योग के तौर पर यह खेती की जाती है। तो चाय एक प्रमुख रोपण फसल है। यह भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की जलवायु में अच्छे से उगती है। इसके लिए मिट्टी बहुत गहरी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा यानी कि जीवांश की मात्रा भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी बह सके ऐसी प्रावधान होने चाहिए। जनरली ये जो सामान्य ढाल वाले, न मैदानी हिस्सा न बहुत तेज ढाल वाले पहाड़ी हिस्से, बल्कि सामान्य ढाल वाले हिस्से पर चाय की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। भारत में बात की जाए कि कौन से राज्य में चाय की फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है तो असम इसमें नंबर 1 पे है। हालांकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग या जलपाईगुड़ी वाले क्षेत्र की चाय की फसल भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो चाय भारत की एक प्रमुख फसल है, महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसको हम बड़ी मात्रा में पीने के काम में यूज लेते हैं। ये एक प्रकार की रोपण कृषि है। रोपण कृषि मैंने आपको बता दिया है। भारत में प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और आज तो अधिकांश चाय बागानों के मालिक भारतीय ही है। भारतीयों के स्वामित्व में ही है लगभग सारे चाय के बागान। इसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इन जलवायु में चाय की फसल बहुत अच्छे से उगती है। मिट्टी गहरी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। साथ ही मिट्टी में ह्यूमस और जीवांश की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए और पानी अच्छे से निकल सके, जल निकासी अच्छे से हो सके, सुगम तरीके से हो सके, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। जबकि इसके जब पौधे बन जाते हैं तो इन पौधों की क्या आवश्यकता होती है? गर्म, नम और पाला रहित जलवायु होना चाहिए। गर्म जलवायु होनी चाहिए मतलब बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। नम होना चाहिए मतलब लगातार धीरे धीरे सुवितरित रूप से बारिश होनी चाहिए, ना कि बहुत तेज बारिश या एकदम कम बारिश। लगातार होने वाली बारिश इसके लिए बढ़िया रहती है और पाला नहीं पड़ना चाहिए। और साल भर अगर ऐसी जलवायु रहती है तो चाय के पौधों के पत्तियों के लिए बहुत शानदार रहती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। तो वर्ष भर बारिश होती रहे और धीरे धीरे होती रहे तो इसके जो पत्ते होते हैं, चाय के जो पत्ते होते हैं, ये एक प्रकार की फसल है जिसको प्रोसेस करके दाने नुमा आकृति में बदला जाता है, जिसको हम अपनी रसोई में यूज करके चाय बनाते हैं फिर पीते हैं। तो इसकी जो पत्तियां होती बहुत ज्यादा कोमल होती है तो उसके लिए धीरे धीरे बारिश होनी चाहिए, धीरे धीरे बौछारें पड़नी चाहिए और लगातार बौछारें पड़ती है तो वो चाय की फसल के लिए बहुत बढ़िया रहती है। इसमें श्रम बहुत चाहिए, ये श्रम गहन उद्योग है। कुशल और सस्ते श्रमिक बहुत ज्यादा चाहिए और साथ ही ये जो चाय की पत्तियां होती हैं उसको संसाधित करके ही हम छोटे छोटे काले काले दाने बनाते हैं। तो ये काले दाने मुख्य रूप से जहां पर चाय उगती है, मतलब चाय के जो बागान होते हैं वहीं पर ये बनाए जाते हैं ताकि ताजगी बनी रहे उन पत्तों की। तो पत्तों से ये जो काले काले दाने बनाए जाते हैं जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं, इसका ये जो प्रोसेस है वो मुख्य रूप से चाय के बागानों में वहीं पर होता है ताकि ताजगी बनी रहे। प्रमुख रूप से भारत में कौन कौन से उत्पादक राज्य है इसके? नंबर 1 पे असम है। सबसे ज्यादा असम में चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, जलपाईगुड़ी वाला क्षेत्र है, यहां पर भी चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा मेघालय में चाय का उत्पादन अच्छा होता है। उधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां पर भी चाय का उत्पादन अच्छा खासा होता है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यहां पर भी चाय का उत्पादन होता है। लेकिन नंबर 1 पे कौन है चाय के उत्पादन में पूरे भारत में? असम नंबर 1 पे हो जाएगा। बात करते हैं कि पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है 2018 के हिसाब से। तो पहले नंबर पे कौन है? वही अपना पड़ोसी देश चीन। तो चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे है चीन और दूसरे नंबर पे अपना प्यारा देश भारत। वहीं हमने देखा था गन्ना का उत्पादन, तो गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन था? ब्राजील, और भारत दूसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, एक और पेय पदार्थ, एक और पेय फसल के बारे में पढ़ते हैं जो कि है कॉफी। तो यह भी एक प्रकार की रोपण कृषि है, मतलब इसमें भी बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े बागान चाहिए।
इसमें भी साल दर साल एक प्रकार की फसल मतलब कॉफी ही लगाई जाती है। बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पूरे प्रोसेस को देखने के लिए, श्रमिकों का प्रबंधन करने के लिए इसमें भी मैनेजर चाहिए। और प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में कॉफी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये कॉफी के उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य है। भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है वो बहुत अच्छी किस्म का होता है, और इसमें भी जो सबसे शानदार किस्म है वो है अरेबिका, जो कि प्रमुख रूप से यमन से लाई गई थी। और आज इस अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन भारत में बड़ी मात्रा में होता है और पूरे विश्व में इसकी मांग रहती है। हाँ, कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, और साथ ही ये प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होने वाली ये फसल है। तो भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में फेमस है। और उसमें भी सबसे अच्छी किस्म जो है वो अरेबिका किस्म की है, जो कि प्रारंभ में कहां से लेके आए थे हम? यमन से लेके आए थे। और भारत में आज बड़ी मात्रा में इस अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है, जो कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इसकी मांग की जाती है। बात की जाए कि इसकी खेती प्रमुख रूप से कहां होती है, तो आरंभ में, शुरुआत में जब भारत में कॉफी का उत्पादन होने लगा, खेती होने लगी, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, वहां से शुरू हुई। और आज प्रमुख रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो नीलगिरी की पहाड़ियां फैली हुई है, वहां पर कॉफी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। बात की जाए कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है, तो नंबर आ जाएगा कर्नाटक का। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, ये प्रमुख रूप से कॉफी उत्पादन वाले राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फसलों के बारे में पढ़ते हैं, बागवानी फसलों के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से फल और सब्जियां आती है। भारत फल और सब्जियों के मामले में एक प्रमुख देश है इनके उत्पादन में। फलों की बात की जाए तो आम, केला, लीची, अंगूर, सेब, नाशपाती, इनका बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और सब्जियों की बात की जाए तो आलू, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, इनका बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है भारत में। बात की जाए कि 2018 में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था, तो हम इस साल दूसरे सबसे बड़े उत्पादक थे फल और सब्जियों के मामले में। पहले नंबर पे कौन है? वही अपना पड़ोसी देश चीन। तो चीन, हमने अभी देखा कि चाय के मामले में भी नंबर 1 है, और अभी हमने देखा कि बागवानी फसलें प्रमुख रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 पे है 2018 के हिसाब से। एक एक करके कुछ प्रमुख फलों के उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं, इतना ही हमें देखना है। तो फलों का राजा सबसे पहले देख लेते हैं आम को। तो आम प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में होता है। और भारत में अलग अलग प्रकार की लगभग 100 किस्म के आम की खेती की जाती है। नेक्स्ट फसल है संतरे। संतरे भारत में महाराष्ट्र के नागपुर के फेमस है। इसके अलावा मेघालय का जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। हालांकि सबसे ज्यादा बारिश वर्तमान में मेघालय के चेरापूंजी के पास ही स्थित मौसिनराम में होती है, लेकिन चेरापूंजी का नाम भी विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में आता है। तो संतरे का उत्पादन प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के नागपुर में और मेघालय के चेरापूंजी में बड़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है केले। केले केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट फल है लीची और अमरूद, जो कि मुख्य रूप से भारत के पूर्व में स्थित बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। फिर है अंगूर। अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट। ये प्रमुख रूप से हिमालयन राज्यों, जिसमें हिमाचल प्रदेश का नाम आएगा और जम्मू कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेश का नाम आता है। तो सेब, नाशपाती, अखरोट, खुबानी, इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ सब्जियां भी बड़ी मात्रा में भारत में उत्पादित की जाती है, जैसे कि मटर हो गया, फूल गोभी हो गई, बंद गोभी जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, बैंगन का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर, इसके उत्पादन में भी पूरे विश्व में भारत का एक प्रमुख स्थान है। तो आज के इस भाग में
हमने जो भी पढ़ा उससे अपनी लर्निंग आउटकम्स क्या रहती है? हमने देखा कि भारत में खाद्यान्न फसलों के अलावा दूसरी प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी है, जैसे कि गन्ना हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, अलग अलग प्रकार के तिलहन हो गए जिसमें प्रमुख रूप से मूंगफली का नाम होता है, और कुछ बागवानी फसलें जिसमें कुछ प्रमुख फल और सब्जियों को हमने देखा। तो आज जो भी चीजें पड़ी है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, उसका परीक्षण कर लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बोला जा रहा है कि गन्ना सबसे ज्यादा कौन से देश में उत्पादित किया जाता है? अ भारत में, ब चीन में, स ब्राजील में, द संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमने देखा था कि गन्ने के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है, जबकि पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील। तो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में कॉफी की खेती कहां से शुरू हुई? प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने प्यारे देश भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत कहां से होती है? अ अरावली की पहाड़ियों से, ब बाबा बुदान की पहाड़ियों से, स हिमालय से, द पूर्वी घाट से। तो हमने देखा था कि भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत जो है वो नीलगिरी में स्थित बाबा बुदान की पहाड़ियों से शुरू होती है, और आज नीलगिरी का जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों का क्षेत्र है, वहां पर बड़ी मात्रा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत कहां से होती है? बाबा बुदान की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? बोला जा रहा है कि अपने प्यारे देश भारत में चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अ तमिलनाडु, ब असम, स केरल, द पश्चिम बंगाल। तो हमने देखा था कि असम राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हमने आज जो भी पढ़ा है उसको टेस्ट भी कर लिया। आशा है आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।